हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था और उसके कुछ ही समय बाद गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स के बारे में। प्रो चेंजर्स जिनको स्वराजिस्ट्स भी कहते हैं, उनका फॉर्मेशन, उनका काम करने का तरीका, उनका डिवाइड और उनका डिक्लाइन। आपको पता ही है कि गांधी जी को 1922 में गिरफ्तार किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने एक बड़ा सवाल था कि अब आगे करना क्या है, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया गया था, जिससे पहले ही पूरे देश में कांग्रेस और गांधी जी के लिए नाराजगी थी। तुरंत किसी नए मूवमेंट को शुरू नहीं किया जा सकता था और वैसे भी गांधी जी जेल में थे। अब दूसरा ऑप्शन था काउंसिल एंट्री का, लेकिन गांधी जी और दूसरे कांग्रेस लीडर्स ने प्रोविंशियल काउंसिल्स और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री को ऑलरेडी बाइकआउट कर दिया था। उनका कहना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की ये काउंसिल सिर्फ एक नाटक है, क्योंकि उनमें जो अनइलेक्टेड मेंबर्स है वो सब ब्रिटिशर्स के चहीते और चमचे हैं। ऐसे में काउंसिल्स में बैठकर देश के हित में पॉलिसी मेकिंग मुश्किल है। इस सिचुएशन में जब गांधी जी भी अवेलेबल नहीं थे तो कांग्रेस के अंदर एक कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया। कांग्रेस में दो मेन ग्रुप्स बन गए। एक तरफ सीआर दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान ये कहते थे कि काउंसिल एंट्री बॉयकॉट खत्म किया जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस के ज्यादा लीडर्स इसके खिलाफ थे। जो लोग काउंसिल एंट्री के फेवर में थे उन्हें कहा गया प्रो चेंजर्स या स्वराजिस्ट्स, और जो अगेंस्ट थे उन्हें कहा गया नो चेंजर्स। स्वराजिस्ट्स का कहना था कि हम भी मानते हैं कि इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में बैठकर कुछ खास नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम हम इन्हें एक्सपोज तो कर सकते हैं कि इन काउंसिल्स के पास असली पावर नहीं है और इनके जरिए हम अपने पॉलिटिकल स्ट्रगल को आगे ले जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है, या तो हम काउंसिल्स को एंड कर देंगे या मेंड कर देंगे, उसके साथ साथ ब्रिटिशर्स को बेंड कर देंगे। मेंड का मतलब होता है कि बदल देना। लेकिन नो चेंजर्स इस बात पर अड़ गए थे कि हमें काउंसिल एंट्री करनी ही नहीं है। उनका कहना था कि हमें कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है, जैसे कि नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस खोलना, स्टूडेंट्स को एंटी कॉलोनियल आइडियोलॉजी सिखाना, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे काम करना, चरखा और खादी को पॉपुलर बनाना। जब 1922 का कांग्रेस सेशन हुआ तो प्रेसिडेंट बने सीआर दास। उन्होंने काउंसिल एंट्री का प्रपोजल रखा, उस पे वोटिंग हुई और मेजॉरिटी ने काउंसिल एंट्री के अगेंस्ट वोट किया। ये सेशन दिसंबर 1922 में हुआ था और इसके तुरंत बाद सीआर दास ने कांग्रेस प्रेसिडेंसी से रिजाइन कर दिया और एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम रखा गया स्वराज पार्टी। सभी स्वराजिस्ट्स ने ये पार्टी ज्वाइन की, इंक्लूडिंग मोतीलाल नेहरू। उसके बाद सितंबर 1923 में गांधी जी जेल में ही थे, लेकिन दोनों ग्रुप्स उनसे कांटेक्ट में थे। सबको पता था कि गांधी जी की लीडरशिप के बिना मूवमेंट आगे नहीं बढ़ेगा, तो कंप्रोमाइज हुआ। स्वराजिस्ट्स इलेक्शंस लड़ेंगे ये तय हुआ, लेकिन कांग्रेस के अंडर ही रहेंगे। गांधी जी ने बाद में इस कंप्रोमाइज को सपोर्ट भी किया। अब होने वाले थे इलेक्शंस 1923 में, तो जो स्वराजिस्ट्स थे इन्होंने तो अपनी पार्टी बनाई थी, तो इन्होंने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया। उस मैनिफेस्टो में लिखा था कि ब्रिटिश रूल सिर्फ अपने फायदे के लिए है, रिफॉर्म्स एक धोखा है, हम काउंसिल्स में जाके सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड उठाएंगे, अगर मना किया गया तो अंदर से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे, काउंसिल को फेल कर देंगे। 1923 के इलेक्शंस में स्वराज पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 145 सीट्स में से 45 सीट्स इनके पास थी। सेंट्रल प्रोविंसेस में क्लियर मेजॉरिटी थी और बाकी प्रोविंसेस में लेबर पार्टी कुछ इंडिपेंडेंट्स जैसे जिन्ना, मदन मोहन के साथ मिलके मेजॉरिटी हासिल की।
उनके अनकम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड ने ये साबित किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें अपने इशारों पर नहीं चला सकती और 1924 तक आते आते गांधी जी को हेल्थ ग्राउंड्स के बेस पे जेल से रिहा कर दिया गया, तो उन्होंने भी स्वराजिस्ट्स की तारीफ की। 1924 के बेल्जियम कांग्रेस सेशन में गांधी जी खुद प्रेसिडेंट थे और उन्होंने स्वराजिस्ट्स को भी इनवाइट किया। इस सेशन में कांग्रेस और स्वराज पार्टी के बीच एक एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट ये था कि स्वराजिस्ट्स को कांग्रेस का इंटीग्रल पार्ट माना जाएगा और वो काउंसिल में कांग्रेस के ही रिप्रेजेंटेटिव समझे जाएंगे। स्वराजिस्ट्स ने भी ये एग्रीमेंट मान लिया, लेकिन 1925 में सीआर दास की मौत हो गई और यही से स्टार्ट होता है स्वराजिस्ट्स का डाउनफॉल, क्योंकि मौत के साथ साथ ही स्वराजिस्ट्स दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए थे। रेस्पॉन्सिविस्ट्स यानी कॉपरेट करने वाले, वो कौन थे? वो लीडर्स थे लाला लाजपत राय, मदन मोहन और एनसी केलकर। इन लोगों ने कहा था कि अगर सरकार कुछ रिफॉर्म्स दे रही है तो उसे एक्सेप्ट करो, काउंसिल में ऑफिशियल पोस्ट्स लो, काम करो, हिंदू इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करो। ये कम्युनियल एंगल भी आ गया था। उनका एम था कि ब्रिटिश सिस्टम के अंदर रहकर थोड़ा थोड़ा रिफॉर्म लाना, रेस्पॉन्स देना जब सरकार कुछ ऑफर करे। इनको कहते थे रेस्पॉन्सिविस्ट्स। दूसरा ग्रुप जो बना उनको कहते थे नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट्स, यानी अपोज करने वाले लीडर्स जैसे मोतीलाल नेहरू, सीआर दास एटसेट्रा और बाकी हार्डकोर नेशनलिस्ट्स। इनका कहना था कि काउंसिल ज्वाइन करना सिर्फ इसलिए था, ये स्वराज पार्टी सिर्फ इसलिए बनी थी कि ब्रिटिश रूल को अपोज करे, न कि कोऑपरेट करे। कोई भी ऑफिस या पावर लेना गलत होगा, क्योंकि इसका मतलब होगा ब्रिटिश राज का हिस्सा बनना। उनका फोकस था सिविल डिसओबीडियंस और नॉन कोऑपरेशन पे। तो ये डिवाइड हो गया था स्वराज पार्टी में और उसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन और डाउनफॉल हमें देखने को मिला। बाद में स्वराजिस्ट पार्टी की मेन लीडरशिप ने फिर से अपना भरोसा मास सिविल डिसओबीडियंस पर जताया और मार्च 1926 में लेजिस्लेचर से वापस चले गए। लेकिन पार्टी का दूसरा हिस्सा जो डिवाइडेड था, 1926 के इलेक्शंस में उन्होंने हिस्सा लिया, जिनको रेस्पॉन्सिविस्ट्स कहते थे, मगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। वो लोग सेंट्रल असेंबली में सिर्फ 40 सीट्स जीत पाए। कुछ सीट्स मद्रास में मिली, लेकिन यूनाइटेड प्रोविंसेस, सेंट्रल प्रोविंसेस और पंजाब में बुरी तरह हार गए। आखिर में 1930 में स्वराजिस्ट्स ने बिल्कुल ही लेजिस्लेचर्स को छोड़ दिया, जब लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी का रेजोल्यूशन पास हुआ और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का आगाज हुआ। तो ये स्वराज पार्टी जो है, उन्होंने पूरी तरह से काउंसिल छोड़ के कांग्रेस में मर्ज हो गए। तो दोस्तों, ये थी स्वराज पार्टी की कहानी, जहां एक तरफ था जोश और दूसरी तरफ थी स्ट्रैटेजी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसी हिस्टोरिकल ट्विस्ट्स के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने इतिहास से सीखो और अपने इरादों को मजबूत बनाओ।